So investigations in gynecology. तो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस गायनिक में क्या ब्लड वैल्यूज से स्टार्ट करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन, यूरेथ्रल वेजाइनल सर्वाइकल डिस्चार्ज में स्वैब लेते हैं, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, colposcopy, imaging techniques like USG MRIs, endometrial samples, biopsy, cholesynthesis, and endoscopy, hormonal assays. ये जनरली एग्जामिनेशंस हम इसमें लेते हैं। रूटीन ब्लड सैंपल्स में हीमोग्लोबिन देखेंगे। अगर मिनोरेजिया का केस है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो जनरल सिंपली हीमोग्लोबिन या सीबीसी भी करा के उसमें सीटीबीटी इंक्लूड करते हैं। ईच क्लास में तो हम डिस्कस करते ही हैं, एंड दिस क्लास इज स्पेशली डिजाइन फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पसेस। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन देखना जरूरी हो जाता है। पीआईडी के केस में टीएलसी डीएलसी और ईएसआर से, तो टीएलसी डीएलसी से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, मींस कॉज ऑफ pelvic inflammatory disease, कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन्फेक्टिव है, तो वो टीएलसी डीएलसी से क्लियर हो जाएगा। और ईएसआर सेट अबाउट इट्स क्रॉनिसिटी एंड प्लेटलेट काउंट्स, सीटीबीटी, ये प्यूबर्टल मेनोरेजिया में, कि प्यूबर्टी की फेज में ही मेनोरेजिया है, तो ये चीजें देखना जरूरी हो जाता है कि क्लॉटिंग के फैक्टर्स में कहीं कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं है। एंड सीरोलॉजी में वीडीआरएल, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, एचआईवी, ये सब टेस्ट टू चेक आउट एनी इन्फेक्शन। Now, after the blood, यूरिन एनालिसिस में रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी यूरिन एनालिसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे यूरिन का, एंड केमिकल एस्टिमेशन में प्रोटीन, शुगर, पल्सेस एंड कास्ट, एंड अगेन pulses and cast in the urine is indicative of any infection, and many of the times इतने close areas होते हैं कि retrograde होते हैं infection from vagina to the urinary tract, and culture and drug sensitivity, अगर any infection is there, that pus cells अगर 5 से ज्यादा आई, that means कि it is infection। यूरिन कलेक्शन में भी कई बार फॉल्ट होने के कारण pus cells आती हैं, तो up to 5 we can ignore, but more than 5, तो उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, या तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सिस्टोसिन, यूरिनरी कंप्लेंट्स, फिस्टुला के कारण भी आ सकते हैं, तो ये इसके इंडिकेशंस जाते हैं मसल्स के। यस, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी चेक करने के लिए। मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप होम सैंपल कलेक्शन करेंगे, पेशेंट का सेल्फ कलेक्शन कर रहा है, तो मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, ये पेशेंट को गाइड करना बहुत जरूरी है। तो आप या तो अपने अटेंडेंट, मतलब आपके स्टाफ है कोई, तो उनको आप कंटेनर देने के पहले बोल दें, या आप किसी पैथोलॉजी या लेबोरेटरी में भेजते हैं तो वहाँ के स्टाफ को भी एक बार गाइड करें कि एटलीस्ट आपके पेशेंट को तो वो गाइड कर ले कि हाउ टू कलेक्ट यूरिन, या आप अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं तो आप खुद ही इसको बता दें कि जस्ट यू हैव टू टेक अ स्टेराइल कंटेनर, और आगे भी इन्फेक्शन ना आए, तो जस्ट यू हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड ओनली, डोंट टच द कैप फ्रॉम इनसाइड और दैट कंटेनर फ्रॉम इनसाइड। एंड मिड स्ट्रीम, क्योंकि शुरुआत में जो भी फ्लोरा में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक्सटर्नल फ्लोरा के भी आने के चांसेस रहते हैं, तो जब थोड़ा पहले तो वॉश करना है जिस दिन आपको यूरिन कलेक्शन करना है, एंड आफ्टर द मिक्सचर, एट द टाइम ऑफ मिक्सचरेशन, जब थोड़ी यूरिन निकल जाए, तो मिड स्ट्रीम यूरिन उस कंटेनर में कलेक्ट करके फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए देना है। और कैथेटर से कलेक्ट करना है तो उसके भी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, कि that how to function at that, and sometimes in the case of anuria and severe conditions, suprapubic bladder puncture करके भी यूरिन कलेक्शन लेना है। So these are the pictorial demonstration. Urine flows down through the catheter to empty the bladder of urine. ये इसमें बताएगा यूरिन ब्लैडर से कैथेटर के थ्रू फ्लो डाउन करता है, और फिर कैथेटर में
आपको वहां पे भी कलेक्टेड यूरिन यूरिन बैग से कभी नहीं लेना है, डायरेक्टली कैथेटर से ही, और वो भी थोड़ा सा ड्रेन करके जैसे निकालना है। मिड स्ट्रीम लेने का इंडिकेशंस है। एंड कैथेटर में डायरेक्टली कैथेटर से लेना है, एंड सुप्राप्यूबिक पे एब्डोमिनल पंक्चर करके डायरेक्टली ब्लैडर में इंसर्ट करके सुप्राप्यूबिक कैथेटर से यूरिन कलेक्शन करते हैं। नाउ यूरेथ्रल डिस्चार्ज है अगर, तो स्वैप स्टिक से, दिस इज यूट्रस और उसके एंट्री में यहाँ वजाइनल स्वैप से सैंपल कलेक्शन करके उसको फिर फर्दर लैब्स में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं इफ देयर इज एनी पस डिस्चार्ज। एंड फॉर्नेसिस में भी अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर फॉर्नेसिस के भी लेते हैं, बाकी स्पेसिफिकली वजाइनल स्वैब लेते हैं इन द केस ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज। तो इसके इंडिकेशंस क्या है, मेथड ऑफ कलेक्शन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सही तरीके से स्वैब लिया गया है तो उसके फर्दर रिजल्ट्स आपको सही पता चलेंगे। कि 24 आवर्स तक अगर कोई douche यूज कर रहे हैं तो उसको हटा देना, कि उसके कारण भी इन्फेक्शन आ सकता है। एंड इट्स गुड एटलीस्ट 2 days तो करना ही चाहिए, बट 24 आवर्स इज मस्ट। उसको बाइवॉल्व स्पेक्युलम से विजिबल हो, उस होने के बाद फिर डिस्चार्ज फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑन द ब्लेड ऑफ स्पेक्युलम और सर्वाइकल कैनाल टेकन विद स्वैब। तो बेसिकली पोस्टीरियर फॉर्निक्स से वो स्वैब इंसर्ट स्वैब स्टिक रहता है, उसमें ये इधर स्वैब लगा रहता है, उसको इंसर्ट करके पोस्टीरियर फॉर्निक्स से सैंपल कलेक्शन करना है, या तो फिर सर्वाइकल कैनाल से भी ले सकते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। एंड दैट डिस्चार्ज इज मिक्स्ड विद द नॉर्मल सलाइन फॉर दैट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद कल्चर लगाते हैं, ये आप लोग माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस में पढ़े होंगे अबाउट दैट कल्चर। और अगर उसमें ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तो फिर इसकी सेंसिटिविटी ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्लाइड्स प्रिपेयर की जाती है। डिफरेंट स्लाइड्स है वजाइनल कैंडिडियासिस की, फंगल इन्फेक्शन के केस में, हाइफी लाइक स्ट्रक्चर्स, हाइफी में सी प्लांट्स से बना है, इसके ऊपर ऊपर कॉलोनीज रहती हैं। एंड एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी या पेपिनिकुलर टेस्ट, पेप स्मीयर या पेप टेस्ट सुना होगा, और जनरली कुछ लोग हो सकता है करते भी होंगे अपने प्रैक्टिस में। तो पेप टेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए है। और इसका पेप nomenclature is to because it is described by the Papineaucoulou and Prott in 1943 routine gynecological examination में, स्पेशली 35 years के above। और अगर कुछ डिस्चार्ज या ऐसी कंप्लेन आती है फिर तो कर ही लेना चाहिए। एंड every 3 years अर्ली ईयरली स्क्रीनिंग फॉर 3 years एंड फॉलोड बाय 5 yearly, की मतलब शुरू में तो एक एक साल पे करना है 3 साल तक, और उसके बाद फिर 5 साल के गैप पे अगर कुछ भी रिजल्ट्स उसके नेगेटिव आते हैं तो कैंसर को स्क्रीन करता है। लोकल इन्फेक्शंस बताता है लाइक हर्पीज एंड कॉन्डाइलोमेटा एक्यूमिनेटा, एंड साइटोहॉर्मोनल स्टडी। तो ये पैथोलॉजिस्ट इसकी बेसिकली रिपोर्टिंग करते हैं, और इसमें कैंसर पॉसिबिलिटीज है तो वो रूल आउट होता है। उसके बाद फिर फर्दर अगर पॉसिबिलिटीज है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कंफर्मेशन जाता है। एंड लोकल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन स्पेशली हर्पीज या कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा है तो फिर अकॉर्डिंगली एंटीवायरल थेरेपीज लेके उसको ट्रीट करना है। एंड साइटोहॉर्मोनल स्टडीज भी देता है। मेनोपॉजल एज में साइटोलॉजी चेंज हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, या अर्ली एजेस में भी अगर कुछ चेंजेस हैं तो वी कैन कंफर्म इट विद पैप स्मीयर पैप टेस्ट। पैप स्मीयर स्क्रीनिंग फॉर कैंसर के इसके लिए प्रोसीजर क्या है, ये स्पेटुला के थ्रू पहले आप विजिबल करेंगे यूट्रस को स्पेक्युलम से, और स्पेटुला से वहां की सेल्स की स्क्रैपिंग करके
ये स्लाइड बना देती है। सबसे पहले तो आप स्पेकुलम से फिक्स करके यूट्रस की ओपनिंग, सर्वाइकल ओपनिंग विजिबल रखेंगे। फिर एक वुडन लाइक स्पेटुला मिलती है, फिर इधर की सेल्स को स्क्रैप करेंगे और इसका स्वैप भी लेंगे और फिर इसके बाद ये स्लाइड पे इसको स्प्रेड करते हैं। और अगर आपके जहाँ पे भी आपने कलेक्शन लिया वहाँ पे लैब है स्टेब्लिश्ड है तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, और अगर आपको कहीं बाहर लैब में भेजना है तो फिक्सेटिंग एजेंट्स लगा के उसको फर्दर ट्रांसफर करते हैं। सो एंडोसर्वाइकल सैंपलिंग में एंडोसर्विक्स स्क्रैप्ड विद अ cytobrush and added to the slide. Fixative spray like cytospray is used in the office setup, कि आपको अगर भेजना ऑफिस सेटअप पे है तो फिक्सेटिव स्प्रेज आते हैं, उसको डाल के साइटोलॉजी के लिए आते हैं सेल्स की और फिर स्प्रे करके आगे भेज देते हैं। So interpretation में this is the picture of normal cells. Basically, it is a part of the histopathology. We can not be the master of each and everything, but we must know, and we इतना तो पता होना चाहिए कि हमें जितनी हेल्प लेनी है। तो ये ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी है, एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजी तो इतना पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसीजर है, उसके क्या इंटरप्रिटेशन निकलने। हाँ, बाकी व्हाट द प्रोसेस टू डू वो फिर पैथोलॉजी ब्रांच का। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पैथोलॉजी देन यू विल कंटिन्यू with that further, but up to treatment and diagnosis आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। एंड डिस्कैरियोसिस एबनॉर्मल सेल्स का पिक्चर ये रहता है, सेल्स के डिफर कर गए। एंड मॉडरेट डिस्कैरियोसिस में दिस इज द फॉर्म ऑफ सेल्स, ये स्टेन लगा के वो माइक्रोस्कोप पे फिर देखते हैं। एंड सीवियर डिस्कैरियोसिस में ये फॉर्म लाइव जो नॉर्मल सेल्स है डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, और डिस्कैरियोसिस में पर्पल से आता है और इसमें एक्सट्रीम में ये ब्लू से विजिबल होते हैं। सो दीज आर द चेंजेस। और पैथोलॉजिस्ट जो है फिर वो अपनी पूरे जो भी इंटरप्रिटेशन है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। एंड पॉइलोसाइटोसिस दैट इज न्यूक्लियर एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एचपीवी इन्फेक्शन। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के कारण न्यूक्लियर एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनाटा एंड सेल्स पर्निकुलर हेलोपेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये किस तरह की सेल्स आपको विजिबल हो रही हैं टेस्ट के रिपोर्ट में। तो ये सेल्स जो सेलुलर जो चेंजेस आ जाते हैं, न्यूक्लियस साइज चेंज हो जाता है, न्यूक्लियस इरेगुलरली एनलार्ज, हाइपरक्रोमैटिक विद मल्टी न्यूक्लिएशन, और कई बार मल्टी न्यूक्लिएशन दैट मींस कि सेल फॉर्म्स आर चेंजिंग एंड दैट डिसअपीयर्स विद डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया में अलग ही फॉर्म आता है। सो पॉजिटिव पेप स्मेयर इन जेनाइटल हर्पीज जायंट सेल्स विद वायरल इंक्लूजन बॉडीज। तो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो सेल्स जो है जायंट फॉर्म में, बड़े फॉर्म में होंगी, और कई बार उसमें वायरल इंक्लूजन बॉडीज भी देखने को मिलती है। सो एंड सिल्वर पैप टेस्ट प्लस पीसीआर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हर्पीज। तो हर्पीज में एक अगर चांसेस हैं तो कई बार सिल्वर पैप टेस्ट के लिए भी देते हैं। उसमें पैप टेस्ट तो होता है कि सेल फॉर्म्स कैसे चेंज हो रही है, और अगर वायरल है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसका देख का कंफर्मेशन भी कर। सो रिपोर्टिंग सिस्टम नॉर्मल एबनॉर्मल बताता है रिपोर्ट में। एबनॉर्मल है तो सीआईएन है कि पेपिलोमा इन्फेक्शन या इन्वेजिव मैलिग्नेंसी, कि इनमें ये चीज का पता चलता है कि इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंसी अलॉन्ग विद सीआईएन। एंड डाउटफुल या इनकॉन्क्लूसिव स्मीयर अगर है तो वो भी आपकी रिपोर्टिंग में आ जाता है, और उसको स्मीयर को रिपीट करने के लिए एज सच आपको उसमें नोटिफिकेशंस मिलती है, एज अ नोट इंक्लूड रहेगा। और इसकी ग्रेडिंग्स रहेगी पेपेनिकुलर क्लासिफिकेशन की, कि ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 में उसको डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1 में नॉर्मल सेल्स आएंगी, तो दैट इज ग्रेड 1, दैट की पेशेंट इज सेफ। एंड स्लाइटली एबनॉर्मल चेंजेस जो रहते हैं तो उसको इन्फ्लेमेशन में ले लेते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट देने से भी ये मोस्टली ठीक हो जाता है।
और अगर कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, अगर कुछ इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करना होता है। एंड ग्रेड 3 में सेल्फ सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी, मीन्स ये एग्जैक्टली मैलिग्नेंसी बता नहीं रहा है, बट हाँ कुछ सस्पिशन जा रहा है। सो इसके लिए आप फर्दर बायोप्सी कराएंगे कंफर्मेशन के लिए। तो बायोप्सी इज इंडिकेटेड इन द केस ऑफ स्टेज 3 and स्टेज 4 you're distinctly abnormal and possibly malignant cells, and स्टेज 4 में abnormal cells का एक डिस्टिंक्शन सा रहता है, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मैलिग्नेंट होने के। स्टेज 5 में न्यूमरस सेल्स आर देयर, एंड ये आपके पैप से ही ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि ये मैलिग्नेंट सेल्स है। फिर भी बायोप्सी इज ऑलवेज इंडिकेटेड आफ्टर द स्टेज 3। सो ये वर्ल्ड हेल्थ का एक क्राइटेरिया है, एंड एक पैथसेडा सिस्टम का है कि क्लास 1 to 5 तक का डिस्क्रिमिनेशन। क्लास 1 में नॉर्मल लेते हैं एंड विद इन नॉर्मल लिमिट सेम है। क्लास 2 में एटिपिकल इन्फ्लेमेटरी स्क्वामस एंड ग्लैंडुलर सेल्स को लेते हैं, एंड इसमें भी इन्फ्लेमेशन एचपीवी, एस्कस, एचसीयूएस के कारण हो सकते हैं। क्लास 3 में वही कार्सिनोमस सेल्स का इंक्लूजन रहता है, माइल्ड डिस्प्लेजिया रहता है, एंड लो एसआईएल मीन्स की इन्फ्लेमेटरी लिमिट्स नीचे की तरफ रहती है क्लास 3 में, एंड क्लास 4 में हायर लेवल रहता है, एंड मॉडरेट डिस्प्लेजिया, एंड जो कार्सिनोमा इंक्लूजन रहता है मॉडरेट में सीआईएन सेकंड तक जाता है, एंड सीवियर डिस्प्लेजिया में थर्ड तक, दैट इज कार्सिनोमा इन सिटू। एंड क्लास 5 में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या एडिनोकार्सिनोमा की तरफ वो रिपोर्ट करता है, एंड सिमिलरली सेकेंड सिस्टम में भी डब्ल्यूएचए का भी यही है, और इसमें भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, एडिनोकार्सिनोमा। सो यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट सेम, फर्स्ट एंड फिफ्थ तो सेम है, सेकंड भी ऑलमोस्ट सेम है। माइल्ड डिफरेंस है कि इसमें इन्होंने एचपीवी और एसजीसीएस को भी ले लिया है, और माइल्ड डिस्प्लेसिया एंड मॉडरेट डिस्प्लेसिया इन्होंने एसआईएल लेवल्स लिए हैं। अब हम लोग फॉलो जनरली डब्ल्यूएचओ का ही करते हैं। लिमिटेशंस क्या है कि ये 60 to 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स को ही डिटेक्ट करता है, या 70% ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर्स को, कि कई बार 30% केसेस में मिस डायग्नोस्ड भी हो जाते हैं केसेस। बट देन ऑल्सो अगर 60 to 70% भी इसकी डायग्नोसिस रिलायबल है, देन वी शुड गो फॉर दैट अगर जरा सस्पिशियस है। रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द स्लाइड प्रिपरेशन एंड स्किल ऑफ साइटोलॉजिस्ट। बिल्कुल, कि सबसे पहले जो कलेक्शन किया जा रहा है सैंपल्स का, ये जनरली गायनेकोलॉजिस्ट ही करते हैं एट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस भी किया। तो स्लाइड्स का सही तरीके से बनना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर साइटोलॉजिस्ट के स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो स्लाइड में सेल्स को कितने अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं आफ्टर द स्टेनिंग एंड ऑन द प्रोटोकॉल्स you have to follow for the correct diagnosis। बट कई बार 10 to 15% ऑफ केसेस में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ जाती है, और फिर बायोप्सी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, और ये जनरली इन्फेक्शन के प्रेजेंस में होता है कि अगर इन्फेक्शन है तो सेलुलर फॉर्म चेंजेस होते हैं, अनडेवलप्ड एंड ऑल दैट से कुछ कंफ्यूजन के कारण पॉजिटिव रिजल्ट भी आने के चांसेस नहीं। डिफिकल्टी इन स्पेमोकॉलमिनल जंक्शंस in drawn as a post-menopausal woman, 10 days course of estrogen is suggested। तो कई बार स्पर्मोकॉलमिनल जंक्शन पे मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी के कारण एज सच फ्लो नहीं रहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन से रहते हैं, तो एस्ट्रोजन क्रीम सजेस्ट की जाती है 10 दिन के बाद। फिर आप पैप टेस्ट करते हैं। पोस्ट रेडिएशन साइटोलॉजी इज डिफिकल्ट, स्कारिंग एंड एट्रोफी ऑफ वेजाइना। तो रेडिएशन थेरेपी के बाद वहां पे स्कैरिंग हो जाती है टिश्यूज की, और एट्रोफी हो जाती है वेजाइनल टिश्यूज की। तो वो स्क्रेपिंग के साथ सेल्स निकाल के स्लाइड बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए वहां की साइटोलॉजी इन कंडीशंस में डिफिकल्ट रहती है। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी फॉर द कैंसर स्क्रीनिंग, ये एक ब्रश लाइक डिवाइस रहता है लिक्विड साइटोलॉजी के लिए। तो स्क्रैपिंग करके फिर इस लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं, और फिर लैब में इसको टेस्ट करते हैं।
तो अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं तो ये स्टेज तक आपको जाना है और दैट क्लिनिकल प्रैक्टिशनर कि समटाइम्स पेशेंट इज नॉट कंफर्टेबल या वहाँ पे सेटअप नहीं होता है लैब्स में, तो इन योर ओपीडीज और नोटी आप जैसे कि हमने अभी बात किया कि सिम्स करते हुए फिर वजाइनल व्यू लेते हुए ये बस टिश्यूज लेके फिर आगे लैब इन्वेस्टिगेशन में आगे के प्रोसीजर्स। Not then cytohormonal evaluation, exfoliative cytology, non-invasive study of epithelium for hormonal status, and principal vaginal epithelium highly sensitive to estrogen and progesterone. So ये सब फैक्टर्स हैं इसके इवेल्युएशन के। ये पहले तो एक्सफोलिएशन ऑफ सेल्स जो रहता है तो उसकी साइटोलॉजी, ये बेसिकली पूरा काम है पैथोलॉजिस्ट का। तो आपको अगर आप सैंपल ले लिया, इतना कुछ एफर्ट्स लगा पेशेंट ने भी, तो रिपोर्ट भी सही आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको भी एक ट्रस्टवर्दी लैब ही सजेस्ट करनी है, because you can see here lot of things they have to study and to diagnose and to give their interpretation or results to you for the patient. So non-invasive study of epithelium for hormonal status, तो जो एपिथेलियम का इन्वेड नहीं करते वो एक्सटर्नल फैक्टर से हार्मोनल स्टेटस देखते हैं। प्रिंसिपल वेजाइनल एपिथेलियम इज हाईली सेंसिटिव टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो वेजाइनल एपिथेलियम है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से सेंसिटिव रहती है, तो उसी बेसिस पे ये रिजल्ट्स देते हैं दैट एस्ट्रोजन सुपरफिशियल सेल मैच्योरेशन कराता है एंड प्रोजेस्टेरोन इंटरमीडिएट सेल मैच्योरेशन कराता है। तो किस तरह का सेल का मैच्योरेशन है उसकी बेसिस पे हार्मोनल स्टडी करते हैं। एंड प्रोसीजर स्क्रैपिंग्स आर टेकन फ्रॉम लेटरल वॉल्स ऑफ अपर थर्ड ऑफ वेजाइना। तो ये सैंपल कलेक्शन कहाँ से करना है? स्क्रैपिंग जो है वो लेटरल वॉल के अपर थर्ड ऑफ वेजाइना से। वेजाइना जब विजिबल होता है तो उसके मतलब कि सीधे साइड में स्क्रैपिंग नहीं करना, पहले थोड़ा अंदर ले जाते हुए अपर थर्ड की तरफ, फिर लेटरल वॉल से स्क्रैपिंग करते हुए सैंपल कलेक्शन करना है। So inference, normal smear parabasal intermediate and superficial cells, and estrogen predominant smear is large eosinophilic cells with pycnotic nuclei and clear background. तो नॉर्मल सेल्स कैसी रहेंगी और एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट स्मेयर में सेल्स कैसी रहेंगी ये बताएगा। प्रोजेस्टेरोन प्रीडोमिनेंट स्मेयर्स में प्रीडोमिनेंटली बेसोफिलिक सेल्स विथ वेसिकुलर न्यूक्लाई एंड डर्टी बैकग्राउंड। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के डिफरेंस में एंड पोस्ट मेनोपॉजल स्मेयर में पैराबैसल एंड बेसल सेल्स रहेंगी। तो ये बेसिकली प्रोजेस्टेरोन का है कि सेल्स ऐसे बेसोफिलिक रहती हैं और वेसिकुलर न्यूक्लाई साथ डर्टी बैकग्राउंड है, और ये eosinophilic cells है with pycnotic nuclei and clear background in estrogen hormone. And karyopyknotic index या maturation index, that is KPI, karyopyknotic index, इसमें कितनी मैच्योर स्क्वेमस सेल्स हैं उसका डिवीजन इंटरमीडिएट प्लस बेसल सेल से करते हैं। तो ये लैंग्वेजेस आपके लिए अभी हाइप कर रही है तो उसका कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, ये जस्ट टू नो ऐसे इंटरप्रिटेशन निकालती केपीआई की। उसके बाद आपको जो रिपोर्टिंग देंगे उसमें आपको मिलेगा कि हाँ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, या इंटरप्रिटेशन वो जनरल मेडिकल लैंग्वेज में ऐसे निकाल के देंगे कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो प्रोलिफरेटिव फेज में केपीआई इज मोर देन 25%। सीक्रेटरी फेज जो स्टेजेस अंडर मेंस्ट्रुअल साइकिल की देखेगी, सीक्रेटरी फेज में केपीआई इज वेरी लो एंड केपीआई इज मोर देन 10% इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी क्योंकि प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी है। एंड केपीआई पीक्स ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन, ये एस्ट्रोजन के। सो कौन से स्टेज है उसको भी जान सकते हैं एज पर केपीआई। एंड यूटेरिन एस्पिरेशन साइटोलॉजी, तो एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए वहां से फिर एस्पिरेट करते हैं। सैंपल इज ऑब्टेन बाय
एंडोमेट्रियल पिपेट में यूटेरिन एस्पिरेशन सिरिंज और ब्रश। तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर